हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? मस्त, शानदार, ज़बरदस्त। तो चलो, हमारा अगला जो है नेक्स्ट लेक्चर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है, जिसमें हम लोगों ने SN1 पढ़ लिया है। इसी में हम लोग एक दो और रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें दो तीन नेम रिएक्शन बताई, फिंकलस्टीन और विलियमसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिंकलस्टीन को आल्सो हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, हाईलाइट एक्सचेंज रिएक्शन। तो हमने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। अब यहाँ पर हम लोग, याद करो मैंने एक टॉपिक बताया था, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो अब उसी को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ाऊंगा, SNI। फिर वो समझ जाओगे तो फिर SN1 हम लोग पढ़ेंगे। समझा क्या? तो चलो, यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो बताओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पर न्यूक्लियो न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या क्या, वापस सोचो। न्यूक्लियोफाइल के डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन याद करो, हमने कभी किसी टाइम पर पढ़ा था बेस। बेस भी तो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट है। क्या? लोन पेयर डोनर बेस होते हैं, लोन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल हैं। सर हम कैसे पहचानेंगे बेस कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग हैं? अगर दोनों सेम है तो कैसे? अगर दोनों अलग अलग हैं तो कैसे? तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज पहले पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों सेम नहीं होते, ये पहले जान लो। न्यूक्लियोफाइल एंड बेस बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्या है, क्यों है, सारा डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसी की बात करता हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी की। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल डोनेट द न्यूक्लियोफाइल डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सारी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज डिस्कस करते हैं, और वो क्या है? इधर पे मैं ले लेता हूँ बेस, और इधर पे एक लाइन, मतलब दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या है बेस और क्या है न्यूक्लियोफाइल, और क्यों दोनों सेम नहीं है, जबकि दोनों तो लोन पेयर ही डोनेट कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग शॉर्ट में NU से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अपना बेस और इधर पे न्यूक्लियोफाइल, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और कैसे पता चलेगा? तो सबसे सिंपल और पहली बात मैं क्या लिखूंगा? बेस, नंबर पहला, बेस डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? बेस डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर ये भी तो वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन इसमें और उसमें फिर डिफरेंस क्या है सर? तो इसमें और उसमें डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो यहां पर हम बोल सकते हैं बेस डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। चाहो तो इसको लिख दो तुम हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, इट मीन्स ये केवल और केवल अपना लोन पेयर किसे देगा? ये केवल और केवल अपना लोन पेयर H+ को देगा। यानी कि एक लाइन में अब बोले तो H+ को लोन पेयर जो डोनेट करता है वो बेस होता है। न्यूक्लियोफाइल इस H+ के अलावा किसी को लोन पेयर दे दो तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम। न्यूक्लियोफाइल डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम
एक्सेप्ट H प्लस या बोल दो हाइड्रोनियम आयन, एक्सेप्ट H प्लस या हाइड्रोनियम आयन, यानी कि अगर H प्लस के अलावा किसी और को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो क्या होगा, प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अगर लोन पेयर H प्लस को दिए तो बेस H प्लस के अलावा किसी को दे दिए तो क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये था अपने पास OH माइनस और ये था H प्लस, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया और क्या बन गया यहाँ पर, वाटर। तो यहाँ पर ये OH माइनस क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, बेस। अगर यहीं पर ये OH माइनस है जो कि एक किसी इलेक्ट्रोफाइल या बोलो एक कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर जो भी होगा वो इस तरह से हो जाएगा, बाकी ये कुछ भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो दोनों में बेसिक और सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है डेफिनेशन का। क्या, अगर लोन पेयर हाइड्रोनियम आयन H प्लस को दे रहे हो तो वो बेस होगा, और अगर तुम लोन पेयर H प्लस के अलावा किसी को दे दो, हाइड्रोजन को दे दो, कार्बन को दे दो, ऑक्सीजन को दे दो, नाइट्रोजन को दे दो, किसी को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये पहली बात। अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ। ये बताओ, क्या स्टेरिक रिपल्सन इंक्रीज करने से बेसिसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? जैसे एक एग्जाम्पल देखना, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ये अपने पास मान लो OH माइनस है और यहाँ पे हम लोग लेके आ गए सल्फ्यूरिक एसिड, ये इस तरह से, तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है, अपने आप में लार्ज साइज है। तो लार्ज साइज है यानी कि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक फैक्टर होगा, रिपेल कर सकता है। लेकिन ये बताओ, इस हाइड्रोजन को यहाँ से चुराना है तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इजीली रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और साथ में ये जो बचा ये पूरा क्या बना लेगा, HSO4 माइनस। ठीक है, अब यही कहानी मैं तुम्हें इधर करके दिखाता हूं। इधर पे मैं OH माइनस लेके आया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, और इसको अटैक करवा दिया किससे, इसका अटैक मैं करवाता हूं CH3 और इधर पर Cl। अब ये यहां पर अटैक नहीं कर पाएगा, यानी कि यहां पर नो रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन। तो बताओ, स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक हिंड्रेंस से बेस अफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल ये जो है अभी, अब क्या है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये किसको दे रहा है, कार्बन को, ये किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को। तो अब ये जो यहाँ पे बेस होगा, तो अब ये जो बेसिसिटी है ये किससे अफेक्ट होगी बताओ? ये अब अफेक्ट स्टेरिक फैक्टर से नहीं होगी, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल जो है अपने स्टेरिक रिपल्सन स्टेरिक फैक्टर से ये क्या होगा, थोड़ा सा अफेक्टेड होगा, या बोले बहुत ज़्यादा होगा, वो तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट और रीजन समझते हैं। क्या यहाँ पर साइज इंक्रीज नहीं हुआ है क्या? हुआ है। यहाँ पर भी साइज इंक्रीज नहीं हुआ है क्या? हुआ है। फिर उसमें ऐसा क्या है और इसमें ऐसा क्या है? तो इस एरो को ना मैं तुम्हें थोड़ा और अच्छे से दिखाऊं तो शायद तुम समझो। ये एरो यहाँ जाता है। अब ये मुझे बता दो बस कि यहाँ पर तुम इसका ऐसे अगर एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये बताओ हाइड्रोजन एटम कहाँ है? इस एटम के साइज के सरकमफेरेंस पे है ना, या बोले इसके इधर पे है, किनारे पे, सरकमफेरेंस पे है। अगर सरकमफेरेंस पे है यहाँ पे हाइड्रोजन तो इजीली निकाल के ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेरिक यहाँ भी लगेगा लेकिन ये काम अपना कर लेगा। यहाँ पर जब तुम इसको ड्रॉ करोगे तो ये देखो इतना बड़ा, पहली बात। दूसरी बात, तुम यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं चुरा रहे हो, तुम इसके सेंटर में अटैक कर रहे हो भाई। अगर तुम यहाँ सल्फर पे अटैक करते तो लफड़ा होता, लेकिन तुम किनारे से हाइड्रोजन चुरा के ले जा रहे हो ना,
यहाँ पर अटैक कहाँ हो रहा है, सेंटर में, इस सेंटर पे अटैक कर रहे हो तुम, और सेंटर पे अटैक करोगे तो इस सेंटर पे अटैक करने के लिए पहले तुम्हें इनसे लड़ना पड़ेगा, यानी कि ये तीनों तुम्हें रोकेंगे, लोन पेयर नहीं देने देंगे। यहाँ पर ये रोकने की कोशिश करेगा लेकिन ये पहले से ही किनारे हैं, लेके निकल लेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम सेंटर पे अटैक कर रहे हो, यहाँ पर सरकमफेरेंस पे अटैक हो रहा है, H+ आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या कि बेसिसिटी नॉट अफेक्टेड स्टेरिक फैक्टर, या बोले लेस अफेक्टेड स्टेरिक फैक्टर। यहाँ पे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी मोर अफेक्टेड बाय स्टेरिक फैक्टर। क्या ये बात दोनों क्लियर है? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बेसिसिटी अफेक्टेड बाय लेस अफेक्टेड, बेसिसिटी लेस, या बोलो नॉट अफेक्टेड, लेस अफेक्टेड, बेसिसिटी लेस अफेक्टेड बाय स्टेरिक फैक्टर, बाय स्टेरिक फैक्टर। और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बताओ? न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी मोर अफेक्टेड बाय स्टेरिक फैक्टर। तो अगर कोई तुमसे पूछ दे कि स्टेरिक फैक्टर के अगेंस्ट सेंसिटिव कौन है, तो न्यूक्लियोफाइल होगा, बेस नहीं। ये बात एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं? अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक और लास्ट पॉइंट बताता हूँ, और इससे तुम्हें बेस और न्यूक्लियोफाइल के फंडे जो हैं, तुमने परसेप्शन बना रखे हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। कई बार लोगों को लगता है दोनों सेम होती है, नहीं होता, वो मैं तुम्हें बेसिक रीजन बता रहा। अब देखना यहाँ पर मैं जो बता रहा, यहाँ पर अगर तुम देखो, जैसे मान लो कि जो बेस होता है ना, बेस इज थर्मोडायनेमिक, बेस इज थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है, कंट्रोल, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है, यानी कि ये टीसीपी है। टीसीपी का मतलब, टीसीपी का सीधा सा एक ही मतलब होता है टीसीपी का सीधा सा एक ही मतलब है क्या, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट ये होता है। जबकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, यानी कि ये जो है, ये क्या होता है, केसीपी। और केसीपी का एक ही मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन कितनी स्पीड हो रही है, फास्ट हो रही है, स्पीड ऑफ रिएक्शन इसका मतलब होता है। अब देखना, मैं एग्जांपल से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ दोनों बातें। अब सपोज दैट, मान लो कि एक रिएक्टेंट है जिससे ये बी बना, और एक दूसरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट सेम ही है, प्रोडक्ट सी बना। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि ये रिएक्शन कितनी फास्ट चल रही है, हमें इन दोनों में जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो यहाँ पर बी और सी बना, ऐसा मान लेते हैं कि जो बी बना है ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, और जो सी बना है ये क्या है, एरोमेटिक। तो बताओ मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन होगा, एरो या नॉन एरोमेटिक? मतलब यहाँ पर मोर स्टेबल प्रोडक्ट को हम प्रीफर करेंगे, ये नहीं बनाएंगे। यानी कि अगर हमें ए से बी और सी दोनों बनाने का मौका मिले तो हम सी बनाएंगे, क्योंकि ये एरोमेटिक बनेगा। समझा क्या? तो यहाँ पर प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, बेसिसिटी उतनी ही अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर सपोज दैट, जैसे मान लो एक रिएक्शन है, ए से बी बनता है और ए से सी बनता है। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, 10, और इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 15। मतलब ये रिएक्शन फास्ट चलेगी, क्यों? क्योंकि इसका बैरियर जो है ऐसे है, समझो ये इस तरह से, ये ऐसे, और ये एक रिएक्शन ऐसे, तो इसका बैरियर ज़्यादा है ना,
इसका बैरियर कितना होगा, इसका बैरियर होगा 15, तो इसका बैरियर कितना होगा 10। तो ये रिएक्शन जल्दी प्रोसीड होगी ना, तो ये रिएक्शन फास्ट चलेगी। प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है या नहीं उससे मतलब नहीं, ये रिएक्शन फास्ट चलेगी। तो अगर ये रिएक्शन फास्ट चलेगी इसका मतलब ये कैसा होगा, काइनेटिक कंट्रोल। तो इसमें हमें इससे मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट स्टेबल है या अनस्टेबल, इसमें हमें केवल एक ही बात से मतलब है कि रिएक्शन कितनी फास्ट बन रही है। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, रिएक्शन फास्ट चलेगी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ये स्लो बनेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट है, मतलब ये स्पीड ऑफ रिएक्शन से डिटरमाइन होती है, जबकि ये स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से डिटरमाइन होती है, मतलब ये टीसीपी होता है और ये केसीपी। तो मेजर डिफरेंस ये है, और आज से हमेशा दिमाग में अपने फिट कर लेना, क्या न्यूक्लियोफाइल एंड बेस दोनों अलग होते हैं। बेस कौन होगा, जो अपने लोन पेयर को प्रोटॉन को देता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जो प्रोटॉन के अलावा किसी को दे। ये बात सभी को क्लियर है, ये नोट करो। फिर उसके बाद अब हम इसी को पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे जो हेडिंग डाल रखा है, तो पहले ये आप लोग नोट करो। चलो नोट किया, आ जाओ। अब मैं तुम्हें न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में आगे कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि ये ना तुम्हें बार बार दिक्कत करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कि कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है। इसलिए मैं पहले इसी को अच्छे से पूरा डीप में तुम्हें बता दे रहा कि कहाँ क्या होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में हम लोग पूरा डीप में पढ़ेंगे। बेस के बारे में वैसे भी मैं जीओसी फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ, तो आई होप कि तुम्हें वहाँ पे अच्छे से समझ आया होगा, और बेस के सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो बेस में तुम्हें दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियोफाइल को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे स्टेरिक फैक्टर, हेडिंग स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर इन न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि वो कैसे इसको अफेक्ट करता है। तो स्टेरिक फैक्टर इन न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो स्टेरिक फैक्टर इन न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि स्टेरिक फैक्टर कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी को चेंज करेगा। तो देखना यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये ले लिया CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, ठीक है, ये इस तरह से। और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ ऑक्सीजन, ये हो गया, और यहीं पर ये ऑक्सीजन, और यहीं पर ये ऑक्सीजन, ठीक है भाई। तो देखोगे तो ये कैसा है, ये है 3 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री ऑक्सीजन अटैच है, या 3 डिग्री न्यूक्लियोफाइल है अपना NU। यहाँ पर कैसा है 2 डिग्री ऑक्सीजन या NU, और ये क्या है 1 डिग्री ऑक्सीजन या न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेरिक फैक्टर बढ़ने से क्या होगा, इनके स्टेरिक फैक्टर बढ़ने से लोन पेयर डोनेट करने में दिक्कतें होती हैं। कैसे होती हैं वो समझना। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो जैसे मान लो सपोज दैट कि हमारे पास ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल और ये क्लोरीन ले लेते हैं चलो, और यहाँ पे ये कार्बन। इस कार्बन को एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये अपना लोन पेयर इसको देना चाहता है, ठीक है, ये इसको अपना लोन पेयर देना चाहता है। तो अब ये बताओ, अभी ये छोटू सा था इतना सा, तो ठीक है आसानी से जाकर के दे देगा, क्यों, क्योंकि इनका साइज बड़ा है लेकिन ये तो छोटा है ना, धीरे से जाके अटैक कर देगा। लेकिन सपोज करो अगर इसका साइज बढ़ने लगे, बड़ा हो जाए, तो ये और न्यूक्लियोफाइल का साइज दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रीजन ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। तो जब साइज बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल का, तो जिस पे ये अटैक करने जाएगा वहां पर अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। जब स्टेरिक रिपल्सन होगा
तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ये किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेरिक फैक्टर पे। यानी कि स्टेरिक फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, स्टेरिक फैक्टर, तो स्टेरिक फैक्टर जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम होगी। यानी कि न्यूक्लियोफाइल का स्टेरिक फैक्टर या साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये बैड न्यूक्लियोफाइल है और ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन या कार्बन की डिग्री कम है। तो कार्बन की डिग्री कम है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर कोई हमसे पूछे न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या, मोर द नंबर ऑफ नहीं, मोर द डिग्री ऑफ कार्बन बोलते हैं, मोर द डिग्री ऑफ कार्बन डिक्रीज द या डिक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी, डिक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या ये बात क्लियर है तुम्हें? जितना कार्बन की डिग्री बढ़ेगी, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री, तो डिग्री बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करने में दिक्कत होती है। चाहो तो इधर पे मैंने बता दिया है। ये पहली बात, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हुआ क्या था एक्चुअल में, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का साइज बढ़ गया था, और साइज बढ़ने से क्या हो गया, साइज बढ़ने से ये लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ये क्या हो गई, कम हो गई। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टेरिक फैक्टर का ये सबसे बड़ा रोल है। उसी तरह सिमिलरली, अब जरूरी नहीं है कि तुम यही लो, इसके जगह तुम ऐसे समझो। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये दे, अब वो तुम्हें ऐसे दे सकता है। ये यहाँ पर तुमने एल्कोहल ले लिया, और ये यहाँ पर तुमने एल्कोहल ले लिया, और ये यहाँ पर एल्कोहल। तो देखोगे ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल। ये क्या है बताओ, 2 डिग्री एल्कोहल। और ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक फैक्टर पे कैसे डिपेंड करेगी। ये मोर स्टेरिकली हिंड्रेड है तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा, ये लेस स्टेरिकली हिंड्रेड है तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से, मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हें ऐसा ही दे, ऐसा दे देगा, बात सेम ही है। अरे समझा क्या? इसी तरह अगर ये समझ आ गया तो आई होप कि मैं तुम्हें जो एग्जाम्पल बताऊंगा वो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। ये तो हो ही गया, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 मान लो, और ये 2, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक रिएक्शन करवाता हूँ, और इस रिएक्शन में कुछ इस टाइप से चीज़ें हैं। ये O-, इधर पर CH2 और यहाँ पे क्या है O-। और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी किससे, CH3I से। और यहाँ पर कुछ भी बने, नेक्स्ट इसका जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर रिएक्ट करेगा किससे, ETI से। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और यहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल देखना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया, ये है O- और एक ये है O-। सिमिलरली यहाँ पर पहले बार रिएक्शन मैंने किससे कराया, CH3I से। दूसरी बार इसकी रिएक्शन किससे कराया, दूसरी बार रिएक्शन इसकी ETI से। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा ये तुम्हें बताना है। तो चलो इसको जल्दी से दोनों को सॉल्व करके मुझे थोड़ा सा आंसर बताओ क्या रहा तुम्हारा। तो मैं जान लूंगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है न्यूक्लियोफिलिसिटी। आ गया क्या सभी का? तो देखो यहाँ पर 2 डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक साइट है, एक तो ये है और एक ये है।
तो इन दोनों में पहले कौन देगा, तो देखोगे ये क्या है बताओ, ये है 3 डिग्री न्यूक्लियोफाइल और ये क्या है, ये है 1 डिग्री न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा है ना, तो पहला अटैक इसका होगा, इसको बोल देते हैं फर्स्ट अटैक। दूसरा अटैक इसका होगा, तो जब पहला अटैक ये करेगा तो दूसरा अटैक ये करेगा इस तरह से यहाँ पर, तो ये सेकेंड अटैक होगा। पहले ये क्यों नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसका स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, तो यहाँ पे NU कम हो जाएगा, यहाँ पे NU ज़्यादा। तो अब यहाँ पे तुम्हें समझ आएगा कि जो प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 और ये ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। और अब तुम्हें समझ आएगा कि सर यहाँ पर तो ET आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ET, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, ये हो जाएगा अपना प्रोडक्ट। तो अगर 2, 3, 4 अलग अलग डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल साइट हो तो जो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा वो पहले डोनेट करेगा और जो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा वो बाद में डोनेट करेगा। सिमिलरली यहाँ देखोगे तो ये बताओ, ये वाला न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल तो ये भी सेम ही हो गया ना, 3 डिग्री, और 3 डिग्री न्यूक्लियोफाइल है। और ये क्या है बताओ, ये है तुम्हारा 2 डिग्री न्यूक्लियोफाइल। तो अच्छा कौन होगा, 2 या 3, 2 डिग्री। तो पहला अटैक ये करेगा, ये फर्स्ट अटैक, दूसरा अटैक ये करेगा, तो पहला अटैक ये, दूसरा ये, तो पहले अटैक पर यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, पहले अटैक पर यहाँ पर ये क्या आ जाएगा OET, यहाँ पे क्या आ जाएगा OCH3। तो ये तुम्हें चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर 2, 3, 4 ऐसे डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल साइट हो तो अटैक वहाँ और वो न्यूक्लियोफाइल पहले करेगा जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कम हो, स्टेरिक रिपल्सन कम हो। तो इसको नोट करो और उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और कुछ फैक्टर को पढ़ते हैं। चलो नोट किया तुम लोगों ने, आ जाओ अब मैं तुम्हें यहीं पर न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर कैसे निकालोगे किसी भी क्वेश्चन में, वो मैं बता रहा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर अगर कोई तुमसे पूछे तो अलग अलग सॉल्वेंट में आंसर अलग अलग होता है। तो हमने तुम्हें पहले ही पढ़ा रखा है टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, 2 टाइप का, एक पोलर एक नॉन पोलर। तो पोलर जिसका डाइपोल 0 होता है, नॉन पोलर जो प्रोटिक होता है, और एक एप्रोटिक। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, प्रोटिक और एप्रोटिक की, क्योंकि नॉन पोलर से तो हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि उसमें पोल ही नहीं है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर अगली हेडिंग अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, PPS। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैसे होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगा, उन सभी का डिस्कशन हम करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल बताओ मुझे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल को देना चाहता है। तो ये हमें पता है सभी को कि न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और वो डोनेट करना चाहता है, लेकिन हाइड्रोजन वो नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। अब बताओ ये मुझे कि अगर मैं ऐसा कुछ व्यवस्था यहाँ पर कर दूँ कि ये जो लोन पेयर है ना यहाँ तक मिलने ही ना पाए, मतलब ये यहाँ जाना चाहता है लेकिन मैं इसे जाने ही नहीं दूंगा। क्या करूँगा, इसके सराउंडिंग में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल या एटम्स को ला करके रख दूंगा जो इन्हीं से ये क्या कर लेगा, सराउंडेड हो जाएगा, इन्हीं के साथ बॉन्ड बना लेगा, इन्हीं से अट्रैक्ट हो जाएगा, इन्हीं के साथ रुक जाएगा यहीं पर। तो ऐसा अगर मैं कुछ कर दूंगा तो ये लोन पेयर अपना नहीं दे पाएगा। तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इनके साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। इनके साथ जब ये बॉन्डिंग कर लेगा
तो अब ये जो लोन पेयर डोनेट करना चाह रहा था ये कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके लोन पेयर को इसके साथ क्या कर दिया? बॉन्ड करवा दिया। यानी कि सराउंडिंग एटम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। तो जब ये इनके साथ रिएक्ट कर लिया तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल को अपना लोन पेयर दे पाएगा क्या? नहीं। और जब नहीं दे पाएगा तो यहाँ पर देखोगे ना, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी। या ये बोल सकते हैं कि इसका सॉल्वेशन हो गया, ये यहाँ पर डिजॉल्व हो गया। और अगर ये प्रोसेस वाटर में हो, अगर ये प्रोसेस कहाँ हो? वाटर में, तो फिर इस सॉल्वेशन एनर्जी, जिसको शॉर्ट में SE बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि वाटर में हो रहा है ना, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर कोई सॉल्वेंट हो तो उसको बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी, और वाटर सॉल्वेंट हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा और यहाँ पे ये डोनेट नहीं कर पाएगा। तो उससे भी बड़ा सवाल है कि सर पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है? तो मैंने तुम्हें बताया था पोलर प्रोटिक जो केटायन, इट मीन्स प्लस, एंड एनायन यानी माइनस, दोनों को क्या कर दे? डिजॉल्व कर दे, या दोनों को सॉल्वेट कर दे। अगर दोनों को सॉल्वेट करेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये एनायन केटायन दोनों को सॉल्वेट कर देगा। तो जो लोन पेयर देना चाहिए था इलेक्ट्रोफाइल को नहीं दे पाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या? यहाँ पर बोल सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी, या हाइड्रेशन एनर्जी। यानी जितना स्ट्रॉन्ग सॉल्वेशन होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को उतना ही कम कर देगा। ये पहली बात। तो यहीं से अगर तुम्हें समझ आ रहा हो तो मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या? यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ मोर द हाइड्रेशन एनर्जी लेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। जितनी ज़्यादा ये हाइड्रेशन करेगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर मैं ये बात लिख सकता हूँ आराम से, क्या? मोर द हाइड्रेशन या सॉल्वेशन, मोर द हाइड्रेशन एनर्जी लेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये बात सभी को क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें डिफरेंट केस लेकर के समझाता हूँ कि क्या है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ केस फर्स्ट और डिफरेंट कंडीशन। तो ये केटायन एनायन दोनों को डिसॉल्व करेगा, ये ध्यान रखना। केस फर्स्ट मैं देखना चाहता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट सिंपल सा है, इफ साइज नहीं, EN करते हैं पहले। इफ EN इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, विल बी डिक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या है? और यहीं पे पहले मैं तुम्हें फार्मूला बता देता हूँ। न्यूक्लियोफिलिसिटी NU इन्वर्सली होता है किसके? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी EN के। लेकिन ये फैक्टर तभी तुम यूज करोगे जब तुम कहाँ हो? इन ए पीरियड। अगर तुम पीरियड में हो तो उस कंडीशन पे ये लगा सकते हो। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैं लेता हूँ वो देखो, मैं ले लिया CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। तो ये बताओ इसमें सबसे ज़्यादा EN किसका होता है? कार्बन का या फ्लोरीन का? फ्लोरीन का, नो डाउट। तो यहाँ पर फ्लोरीन का क्या है? EN सबसे ज़्यादा है। और अगर फ्लोरीन का EN ज़्यादा है
तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसका En ज़्यादा है। En ज़्यादा होने से क्या होगा, यहाँ पे चार्ज की इंटेंसिटी भी तो ज़्यादा होगी, तो बोल सकते हैं चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और ये अगर ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसको उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर इसके लिए तो तुम्हें पता ही है कि इसका En कम है, तो ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, पहली बात। दूसरा, इसको ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि ये किससे बना होगा, CH4 मीथेन से। तो ये CH4 मीथेन से बना है, तो यानी कि H+ निकला होगा, तो ये बना होगा। तो ये H+ मतलब ये क्या था, एसिड। तो ये क्या बना, ये वीक एसिड होता है, तो ये इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, यही होगा। और यहाँ पे जो HF है, ये इनमें सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, वीक बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये लोन पेयर जल्दी देगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। समझा क्या तुम लोगों ने। तो यहाँ पर En अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। ये डायरेक्ट तुम ट्रिक यूज करोगे। सिमिलरली अगर मैं यहीं पर बात करूं, यहीं पर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, देखो जैसे, लेकिन जगह तो नहीं है यार, ये पहला एग्जांपल मान लो, ये लो। यहीं पर मैं ले लेता हूं दूसरा एग्जांपल, RO- PHO-। इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, मुझे बताओ। इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये कहाँ चला जाएगा, रिजोनेंस में। तो ये रिजो से स्टेबल हो गया, और स्टेबल हो गया तो यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो गई, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। अरे यस या नो, ये बात तुम लोगों ने समझा क्या। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर तुम समझ रहे हो कि ये बोल सकते हो कि यहाँ पे फिनॉल क्या है, ये एल्कोहल, ये फिनॉल। तो ये क्या होगा, फिनॉल अच्छा एसिड होता है, तो यहाँ पर बेस कैसा होगा, वीक। तो ये क्या हो गया, वीक बेस। और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर मैं एक लाइन बोल सकता हूँ क्या, स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल। ऐसा तभी तुम बोल सकते हो जब एक ही पीरियड के एलिमेंट हो, या एक ही एटम पर चार्ज हो, या सेम एटम पर चार्ज हो। तो ये तो एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे चार्ज दोनों में किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। तो अगर सेम एटम पर चार्ज हो तो स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, या एक ही पीरियड के एलिमेंट हो तो स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग बेस गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। समझा क्या। तो ये बात अभी मैं नोट में लिखाऊंगा तुम्हें, तो ये बात तुम्हें अभी मैं लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ये चीज़ तुम नोट करो, और उसके बाद नोट यहीं पे लिख दूं क्या, नोट यहाँ पर नोट लिख देता हूं, ये लो नोट, स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल। गुड न्यूक्लियोफाइल, तो स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल। ऐसा कब होगा ये बताओ। ऐसा तभी होगा जब तुम सेम पीरियड में हो, या फिर सेम एटम पर एक ही एटम पर सेम चार्ज हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बोल दिया गुड न्यूक्लियोफाइल। और यहीं पर हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन एटम या एलिमेंट, व्हेन एटम बिलोंग्स टू सेम पीरियड और चार्ज ऑन सेम एटम।
तो ये तभी सही है कि स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल जब जब एक ही पीरियड के एलिमेंट हो या एक ही एटम पर सेम चार्ज हो। समझा क्या? तो ये नोट करो, उसके बाद आगे और कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाते हैं।
चलो, तो अब देखना, यहाँ पर मैं तुम्हें पहले पूरा समझा देता हूँ। न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ओनली केटायन। तो यहाँ पर हुआ क्या है वो समझना। यहाँ पर कोई केस नहीं है, एक ही केस है। वो क्या है, यहाँ पे देखोगे तो ये स्टेरिकली क्या है, अनएक्सपोज है। अनएक्सपोज मतलब क्योंकि ये इसको छिपा के रखे हैं। इसमें देखोगे तो ऑक्सीजन क्या है, बाहर निकला हुआ है। और अगर बाहर निकला हुआ है तो क्या होगा, ये बाहर दिखाई देगा और ये एक्सपोज नहीं होगा। तो इसलिए तो मैंने बोला है कि ए प्रोटिक सॉल्वेंट केवल केटायन को डिजोल्व करता है, एनायन को नहीं। तो ये माइनस है, प्लस को डिजोल्व करना चाहेगा, तो माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये माइनस इसके माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब ये माइनस इसके माइनस को रिपेल करेगा तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, तो ये लो। अब यहाँ पे देखना, जब इसके माइनस को रिपेल करेगा तो इसका साइज छोटा सा है, लोन पेयर ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिपल्सन बहुत ही स्ट्रांग होगा। जितना ज़्यादा धक्के लगेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रोटिक में ध्यान रखना उल्टा होता है। प्रोटिक में आयोडीन अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है, समझे। तो वहाँ पे केटायन एनायन दोनों को डिसॉल्व करता है, ये सिर्फ केटायन को करता है, एनायन को नहीं। एनायन को धक्के मारेगा, जितना ज़्यादा धक्का लगेगा उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल। उसी तरह OH और CH3, तो OH का साइज छोटा है और साइज छोटा है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, धक्के ज़्यादा खाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, ये पेप्स में। लेकिन PPS में आओगे तो PPS में हमने क्या पढ़ा था, PPS में अगर सेम पीरियड के एलिमेंट हैं तो क्या देखोगे, EN। तो इसका EN ज़्यादा है और EN ज़्यादा है तो इसका, अगर इसका EN ज़्यादा है तो मुझे बताओ, EN अगर इसका ज़्यादा है तो मुझे बताओ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम। और वैसे भी पता है कि इन दोनों में, ये दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट, तो सेम पीरियड में EN लगाएंगे, लेकिन कब, PPS में। फोर्थ एग्जांपल RAS माइनस O माइनस, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो इसके धक्के ज़्यादा मिलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। उसी तरह इधर पे RAS और RO, लेकिन ये कहाँ है, PPS में। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जब तुम ग्रुप में होगे तो साइज देखोगे, तो इसका साइज बड़ा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा। तो ये एग्जाम्पल तुम्हें नोट करना है। ए प्रोटिक सॉल्वेंट पेप्स में इतने ही हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक में 4 केस हैं, क्या क्या। पहला, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। दूसरा, EN बढ़ता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। तीसरा, साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। चौथा, लोन पेयर इंक्रीज होने से, लोन पेयर रिपल्सन बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। ये बात क्लियर। तो दोनों में ध्यान रखना कि जो ऑर्डर पेप्स में आ रहा है ना, वो PPS में उल्टा हो जाता है। रीजन, क्योंकि ये सिर्फ एनायन को सॉल्वेट करता है, सॉरी केटायन को सॉल्वेट करता है, जबकि वो प्रोटिक दोनों को सॉल्वेट करता है। समझा क्या तुम लोगों ने, क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका जो केटायनिक पार्ट है वो क्या है, अनएक्सपोज है। और ये जो हाइड्रोजन है ये डिजोल्व नहीं कर सकते, वाटर में करते थे, क्योंकि ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से नहीं जुड़े हैं। कौन से जुड़ना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ना हाइड्रोजन का अनिवार्य है, अदरवाइज वो सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। तो ये सिर्फ केटायन को सॉल्व करते हैं, एनायन को नहीं कर सकते। तो एनायन को धक्के मारेंगे, जितना ज़्यादा धक्का लगेगा उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। नोट करो इसे। चलो, नोट किया क्या, आ जाओ। अब यहीं पर मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं। अब ये तो अपना खत्म हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी और उसको फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते थे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी टॉपिक ही खत्म हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर तुम्हें एक दो बातें ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों सेम नहीं होते। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड करती है, यानी वो स्टेरिक फैक्टर के सेंसिटिव होती है, लेकिन बेस नहीं होता है। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्टेप अप ऑफ अल्काइन। स्टेप अप ऑफ अल्काइन। स्टेप अप ऑफ अल्काइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर देना। कहाँ, अल्काइन में। तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज इन अल्काइन, तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ऑफ अल्काइन। तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ऑफ
अल्काइन, यानी कि कार्बन का नंबर हमें बढ़ाना है अल्काइन में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे होगा। तो देखना, हमारे पास एक अल्काइन है CH3, या इसको ऐसे कर देते हैं CH डबल बॉन्ड CH, और CH3 CH भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो CH3 भी कर लो, ये लो, इसको फिर हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है, ये लो। इसकी रिएक्शन तुम किससे करवाओ, सोडियम NH2 सोडामाइड से। फिर यहाँ पे जो भी बनेगा उसकी रिएक्शन किससे करवाओ, मिथाइल आयोडाइड से। तो यहाँ पर देखोगे जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले ये सोडियम यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन खींच लाएगा, तो इसको बाहर करेगा और सोडियम खुद जाके अटैच हो जाएगा, और यहाँ से अमोनिया गैस निकल लेगी, और यहाँ पर सोडियम खुद वहाँ से जा करके अपना बॉन्ड फिक्स कर लेगा। ये बन गया तुम्हारा सोडियम। तो ये क्या होगा, प्लस, ये होगा माइनस, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक किया, आयोडीन यहाँ से निकल दिया। जैसे ही निकला, अब ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो पहले अल्काइन में कितने कार्बन थे, 3, अब कितने कार्बन हो गए, 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन अल्काइन में हमने क्या कर दिया, इंक्रीज। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ऑफ अल्काइन। दूसरा देखना, मैंने लिया PH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, सोडामाइड से। तो सोडामाइड से कराएंगे तो सोडियम एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा, जो भी आएगा प्रोडक्ट उसमें तुम क्या करो, उस प्रोडक्ट की रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड से करा दो। तो सिंपल सा है, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को ये निकालेगा, यानी कि यहाँ पे एसिड बेस होगा ना, एसिड बेस, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, PH C ट्रिपल बॉन्ड Na, ये बनेगा, ये प्लस, ये माइनस, ये इस पे रिएक्ट करेगा, इसको बाहर भेज देगा। फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा, PH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो वहाँ पे पहले 3 कार्बन थे, 2 कार्बन थे, अब यहाँ पे 3 कार्बन हो गए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अल्टीमेट आखिर में नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर दिया। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखना, अगला एग्जाम्पल 1 2 3, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मैं क्या करता हूं वो देखना, यहां पर मैं लेता हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन सोडामाइड से करवाता हूं, और जो भी बनेगा इसका रिएक्शन ETI इथाइल आयोडाइड से करवाता हूं। तो प्रोडक्ट तुम्हें पता ही है क्या बनेगा पहले। अच्छा, ये मैकेनिज्म तुम्हें पता है क्या हो रही है, SN2, ये क्या है SN2, और ये मैकेनिज्म एसिड बेस। तो ये हो गया पहले एसिड बेस, और बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से एसिड बेस होगा तो बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Na, ये प्लस और ये माइनस, ये इस पे अटैक कर देगा, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, मैकेनिज्म SN2। हमारे पास फाइनली जो अल्कीन बनेगी उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ये बन जाएगा। समझा क्या। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखना, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर ये, और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, सोडामाइड से, NaNH2, और इस सोडामाइड की फिर रिएक्शन आगे किससे करवा दिया, ETI से। तो हमें पता है पहली स्टेप रिएक्शन की क्या होगी, एसिड बेस। तो एसिड बेस होगा तो सोडियम एसिडिक हाइड्रोजन को हटा करके आ जाएगा और अमोनिया निकल लेगी। तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में क्या बनेगा, हमारा सोडियम जाकर के अटैच हो जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे होगा SN2 मैकेनिज्म, और ये यहाँ से निकल देगा। फाइनली प्रोडक्ट में हमारे पास 2 कार्बन एक्स्ट्रा आकर के लग जाएंगे। तो ये होता है स्टेप अप ऑफ अल्काइन। तो इसे नोट करो, फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट किया क्या तुम लोगों ने।
चलो नोट किया, तो आगे चलते हैं और थोड़ा सा और इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब अल्काइन नहीं, कोई और रिएजेंट लेते हैं। मतलब ये तो हमें समझ आ गया ना कि कैसे करना है। तो अब कोई ऐसा भी रिएजेंट लेकर के करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाए। मतलब एसिड ले सकते हो, ईस्टर ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब देखना अगला जो एग्जाम्पल है अपना, वो अगला एग्जाम्पल उसका डिस्कस करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखना क्या है इधर पर। ये है फिर कितना हुआ था अपना 4 ना, फिफ्थ इधर पर ETC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन सोडामाइड से, और फिर जो भी बनेगा उसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, ETI से। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर रिएक्शन इधर पे हमने ले लिया एसिटिक एसिड, और इसकी रिएक्शन बेस NaOH से करवा दिया, और जो भी बना इसकी रिएक्शन हमने मिथाइल आयोडाइड से करवा दिया। उसी तरह 7th नंबर हमने यहाँ पे ले लिया बेंजोइक एसिड, और इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स बेस से करा दिया। जो भी बना उसका रिएक्शन ठीक है ना, इसको चेंज कर लेते हैं, ET कर लेते हैं, ETBr से करवा दिया। सिमिलरली 8 नंबर हमने ले लिया यहाँ पर सल्फोनिक एसिड, और इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और यहाँ पर जो भी बनेगा उसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, ETBr से। सिमिलरली यहाँ पर 9th नंबर हम लोग लेके आते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस बार 2 मोल सोडामाइड लेके आते हैं, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन 2 मोल मिथाइल आयोडाइड से करा देंगे। ठीक है, सिमिलरली 10th नंबर हमने यहाँ पे लिया OH CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे रिएक्शन 2 मोल किससे करवाएं, सोडामाइड से NaNH2, और फिर अगली रिएक्शन किससे करवा दिए, CH3I से। अगली रिएक्शन किससे करवा दिए, ETI से। तो प्रोडक्ट जल्दी से बताओ इनका क्या आएगा, टाइम लो थोड़ा 1-2 सेकेंड, और मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा तुम्हारा। अब आया क्या आंसर, चलो तो देख लेते हैं। सिंपल सा, यहाँ पे पहले एसिड बेस करा दो, तो एसिड बेस कराएंगे तो यहाँ से सोडियम अटैच हो जाएगा, ये ETC ट्रिपल बॉन्ड C Na, ये प्लस ये माइनस, ये अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा ETC ट्रिपल बॉन्ड ET, ये आ जाएगा। इसमें एसिड बेस होगा इस बार फिर से, तो एसिड बेस होगा तो ये क्या होगा, एसिड ये बेस, तो ये यहाँ से इसको ले लेगा और बन क्या जाएगा, सोडियम एसिटामाइड। अब ये प्लस और ये माइनस, ये इस पे अटैक किया, ये यहाँ से निकल दिया, तो क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम क्या होगा, ईस्टर। तो इसमें भी कार्बन हमने इंक्रीज कर दिया। फिर से वही कहानी, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड ONA, ये प्लस ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, बिहार यहाँ से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ PHC डबल बॉन्ड OOET, ये फिर से क्या बन गया, ईस्टर। अगला यहाँ पे सल्फोनिक एसिड है, तो ये प्लस ये माइनस, ये इस पे अटैक कियागा, एसिड बेस होगी। इन सभी की मैग्नीशियम तो SN2 है ना, तो ये क्या बन जाएगा CH3S डबल बॉन्ड OOK, तो ये प्लस ये माइनस, ये इस पे अटैक किया, ये निकल दिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3S डबल बॉन्ड OOET,
यहाँ पे देखोगे अब 2 मोल आया है, तो 2 मोल आया है तो 1 मोल यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा और 1 मोल यहाँ से लेके जाएगा, तो यहाँ पर दोनों जगह क्या आ जाएगा, दोनों जगह माइनस हो जाएगा या सोडियम। तो अब इन दोनों में रिपल्सन नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये लीनियर हो गया ना, लीनियर मतलब 180, तो 180 का मतलब कि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन पे रिपल्सन नहीं होगा और ये यहाँ पे अटैक कर देगा। तो दोनों मोल अटैक करेंगे तो यहाँ पर फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और ये निकल लेगा। उसी तरह इस पे आ जाओ, तो ये 2 मोल, तो 2 मोल है तो अच्छी बात है, पहला मोल इसके साथ रिएक्ट करेगा और दूसरा इसके साथ। अब बोलोगे इसके साथ पहले क्यों हुआ, इसके साथ पहले क्यों नहीं हुआ? तो सिंपल सा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लो, एल्कोहल और अल्काइन में ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, एल्कोहल या अल्काइन? बोलो भाई, एल्कोहल और अल्काइन में ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? बोलो। ये एल्काइन है, ये अल्कोहल है, तो एसिड बेस हो रहा है ना, तो ज़्यादा एसिडिक यहाँ पे कौन होगा? बोलो 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 बोलो। ज़्यादा एसिडिक यहाँ पर एल्कोहल होगा, तो पहली रिएक्शन ये होगी, दूसरी ये होगी। तो जैसे ये होगी यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट CH2, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ना, जगह कम पड़ेगी। ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ये माइनस और इधर पर O माइनस, इसकी रिएक्शन CH3I से। तो अब इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, कार्बन या ऑक्सीजन? तो देखो न्यूक्लियोफाइल का मैंने अभी लॉजिक सारा बता दिया। अच्छा न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन होगा या कार्बन? कार्बन, क्योंकि ये क्या है, कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ना भाई। क्यों होगा कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि पीरियड में हम क्या देखते हैं बताओ, पीरियड में हम देखते हैं EN, जिसका EN ज़्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो पीरियड में हम EN देखेंगे, तो पीरियड में जब EN देखेंगे तो नो डाउट कि कार्बन का EN क्या होता है, कम, और EN कम है कार्बन का, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो अब यहाँ पे तुम्हें समझ आएगा कि पहली अटैक कौन करेगा, ये, और जैसे ये पहला अटैक करेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2, ये O माइनस CH2C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर पर CH3। अब दूसरा अटैक ये करेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहला एसिड बेस OH करता है, क्योंकि एल्कोहल का एसिडिक ज़्यादा होता है एल्काइन से, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी कार्बन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से। आंसर किससे दिया है, EN से, अभी पढ़ाया था ना, न्यूक्लियोफाइल इन्वर्सली EN। तो अब इससे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट तुम्हारा, बताओ, CH2OET, इधर पे CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन कब कहाँ, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहा था तुम्हें। अरे समझा क्या? तो टाइम तो हो गया काफ़ी, तो यहाँ पर इतना अपन लोग करते हैं, बाकी इसके बाद ये रिएक्शन में हम लोग 1-2 रिएक्शन पढ़ेंगे और यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट जो चालू करेंगे वो होगा SN1 रिएक्शन। कल जो पढ़ेंगे SNI वगैरह भी निपटा लेंगे। तो इतना तुम अच्छे से रीड करके आओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी को पढ़ के आओ। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी तुम अच्छे से नहीं पढ़ा तो SNI तुम्हारी पूरी ख़त्म नहीं बनेगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अच्छे से रीड करो। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैंने हमेशा बोला है, तुम्हें अच्छा लग रहा है लेक्चर, समझ में आ रहा है, तुम कमेंट जरूर किया करो। अगर तुम 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर देख सकते हो तो 1 मिनट कमेंट के लिए टाइम निकाल सकते हो, और कमेंट करना जरूरी है। तो सभी को थैंक यू और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में SNI के साथ, और SN1 भी पढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू सभी को, बाय बाय।